नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पिछले कक्षा में हमने भी देखने की कोशिश की थी और हमने कहा था ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में हम मौलिक अधिकारों को ही पढ़ रहे थे। हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ने की क्या कोशिश की थी? हमने कोशिश की थी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज की कक्षा में हम लोग अंग्रेजी शब्दों को भी साथ में देखेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी शब्दावली है जिसको पढ़ना जरूरी है, जिससे अर्थ एकदम क्लियर निकलता है। तो आप लोग डरिएगा मत, नहीं तो आप डरने लगे अंग्रेजी से। अंग्रेजी क्या है? हलवा है एकदम। और हमने आर्टिकल 32 में यही कहा था कि और आर्टिकल 32 में हमने कहा था कि यदि इन मौलिक अधिकारों को लागू करने की कोई मैकेनिज्म ना हो, कोई प्रक्रिया ना हो, तो ये मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इनको एनफोर्समेंट पावर तो चाहिए, प्रवर्तन की शक्ति तो चाहिए। किसके पास शक्ति है? और हमने देखा कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या उनका हनन होता है या वो किसी व्यक्ति के शून्य घोषित कर दिए जाते हैं तो वो सीधा जाए। कहां जाए? सीधा लाला आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाए, सर्वोच्च न्यायालय में जाए और कहे हे सर्वोच्च न्यायालय हमको देखो। क्या बोले? हमारे मौलिक अधिकार हनन हो गए, हनन हो गए। सर्वोच्च न्यायालय का रोको, आओ लाला आओ, तुम देश के नागरिक हो। संविधान का संरक्षक कौन? मैं अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। किसी ने कहा हम नहीं जा पाएंगे, हम दिल्ली नहीं जा पा रहे, तो बोले कहां जा पा सकते हो? हम जवलहीपुर जा सकते हैं। जबलपुर में ऐसे ही बोलते हैं ना, जवलहीपुर। आधारई ताल पे हैं। कहां है? आधारई ताल पे। हम जवलहीपुर जा सकते हैं, तो जवलहीपुर जाइए। जवलहीपुर जाएंगे अर्थात उच्च न्यायालय भी आपकी सुनवाई कर लेगा अगर आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। और हाईकोर्ट जो सुनवाई करेगा वो किस आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय इसकी देखरेख करेगा, रेमेडी करेगा, उपचार करेगा। और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय करेगा। और पिछली कक्षा में हमने देखा भी था कि उच्च न्यायालय की शक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां भी देखी थी। अभी करते क्या हैं? बोले ये आदेश जारी करते हैं, न्यायाधिकार का यूज करते हैं, अपने न्यायिक क्षेत्र का यूज करते हैं। तो क्या जारी करते हैं? बोले रिट जारी करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही, अगर कोई व्यक्ति यहां गया है तो यहां गया है तो इनके पास एक और विशेषता है कि ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? रिट जारी करेगा। बोले रिट क्या होती है? बोले क्या जारी करेगा? बोले आदेश जारी करेगा, अपने न्यायिक क्षेत्र का उपयोग करेगा, न्यायाधिकार क्षेत्र का उपयोग करेगा। बोले किस तरह की रिट होती हैं? तो भारतीय संविधान में 5 तरह की रिटों की व्यवस्था की गई है। कितने तरह की रिट की व्यवस्था की गई है? 5 तरह की रिट की व्यवस्था की गई है। और 5 रिटों को अपन पढ़ने का आज कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं सफल प्रयास करेंगे, और उन पर आए हुए सवालों को भी देखेंगे। मित्रों, रिट क्या है? पहली रिट क्या है? रिट पहली रिट ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी लिखेंगे पहले, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जिसको अपन बोलेंगे हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट है। दूसरी रिट क्या है? बोले परमादेश, परमादेश, जिसको क्या बोलेंगे? मैंडामस, मैंडामस। ये अंग्रेजी वर्ड है, मैंडामस अंग्रेजी में उसे मैंडामस, परमादेश। तीसरी रिट क्या है? बोले अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब क्या होता है? क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। ये तीनों रिट कौन जारी करेगा? ये न्यायालय जारी करता है। किसके लिए जारी करेगा इनको? कार्यपालिका या विधायिका के लिए। तीनों में ऐसे लिखेंगे, ये तीनों रिट कौन जारी करेगा बेटा? न्यायपालिका जारी करेगी। ऑब्वियस है, न्यायपालिका जारी करेगी।
न्यायपालिका जारी करेगी। ध्यान समझिए, किसके विरुद्ध जारी करेगी? किसके विरुद्ध? कार्यपालिका व विधायिका के विरुद्ध। किसके विरुद्ध बेटा? कार्यपालिका व विधायिका के विरुद्ध न्यायपालिका जारी करेगी। किसके विरुद्ध? कार्यपालिका व विधायिका के विरुद्ध। कार्यपालिका व विधायिका के विरुद्ध। विधायिका के विरुद्ध ये रिट जारी की जाएगी। कौन रिट जारी? ये तीनों रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडामस, अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो, ये तीनों की तीनों रिट न्यायपालिका जारी कर सकती है। किसके अगेंस्ट? कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध। चौथी रिट जिसको अपन बोलेंगे, यहां लिखेंगे चौथी रिट को, जिसको बोलेंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, सर्टियोरियरी, 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 उत्प्रेषण, सर्टियोरियरी, स्पेलिंग ठीक से लिखेंगे, सर्टियोरियरी, उत्प्रेषण। और जो पांचवी रिट है जिसे बोलेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होगा? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ये जो दोनों रिट हैं, जिनको मैं ऐसे लिखूंगा, ये दोनों जो रिट हैं, उत्प्रेषण व प्रतिषेध, ये न्यायपालिका ही जारी करेगी। न्यायपालिका किसके विरुद्ध जारी करेगी? वर्सेस न्यायपालिका के विरुद्ध। कई मामलों में जो उत्प्रेषण है वो अधिकरण ट्रिब्यूनल के विरुद्ध भी जारी हो जाती है। उत्प्रेषण जो रिट है केवल वो ट्रिब्यूनल के विरुद्ध भी जारी हो जाती है। ट्रिब्यूनल, अंग्रेजी शब्द देखेंगे आज अपन। ट्रिब्यूनल मतलब प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी हो जाती है। प्राधिकरण के विरुद्ध। बात समझ रहे हैं? एकदम स्पष्ट है। 5 तरह की रिट है। 5 तरह की रिट है। किस तरह की रिट है? 5 तरह की। और 5 तरह की रिट में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। ये तीनों रिट कहां जारी होंगी बेटा? न्यायपालिका जारी करेगी। किसके विरुद्ध? कार्यपालिका विधायिका के विरुद्ध। और जो उत्प्रेषण और जो प्रतिषेध रिट है, पहला अंतर यही समझ ली, ये कौन जारी करेगा? बोलो। न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए जारी करेंगे? बोले अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। अभी अपन देखेंगे, सबको डिटेल में देखेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करते हैं। ये 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत है और माननीय उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत है। और ये रिट जारी की जा सकती है न्यायपालिका के माध्यम से। अब हम एक एक रिट को ठीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वस्तुतः ये कब जारी होती है, इसका अर्थ क्या है। तो पहली हेडिंग लगा लो मित्रों, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? पहली बात तो यही है कि यह रिट न्यायपालिका जारी करेगी। कौन जारी करेगा? बोलो ना भैया। न्यायपालिका। किसके विरुद्ध जारी करेगी? बोले कार्यपालिका व विधायिका के विरुद्ध। कार्यपालिका व विधायिका के विरुद्ध जारी करेगी न्यायपालिका। हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकती है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? अंग्रेजी वर्ड लिखेंगे, यूपीएससी में एज इट आता है, दी हैबियस कॉर्पस मीन्स। अब हिंदी की जितनी भी किताबें वो लिखती हैं, शरीर के सहित, शरीर के साथ, शरीर के साथ प्रस्तुत करो, शरीर के साथ, गंदी बात। इंग्लिश वर्ड। हैबियस कॉर्पस का अर्थ बेटा होता है, ध्यान दो, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी। दिस द मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस।
इट मीन्स व्हाट? बोले सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। इसका अर्थ क्या है? हिंदी में अर्थ क्या लेंगे? बोले सशरीर, शरीर के सहित किसी व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने क्या करो बेटा? प्रस्तुत करो, प्रस्तुत करो, सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। कौन कहता है? न्यायपालिका कहती है कार्यपालिका से या विधायिका से। अक्सर कार्यपालिका से कहेगी। क्या कहेगी कार्यपालिका से? कि इस व्यक्ति को शरीर के सहित हमारे सामने प्रस्तुत करो। बोले कौन से व्यक्ति को? जिसको बंदी बना लिया गया है। जिसको क्या बना लिया गया है? बंदी बना लिया गया है। किस व्यक्ति को? किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, बंदी बना लिया है। बोले कहां? बोले जेल में। जेल में बंदी बना लिया हो प्रशासन ने, पुलिस ने, या निजी रूप से बंधक बना लिया हो किसी ने, निजी रूप से बंधक बना लिया हो, बंधक बना लिया हो किसी को। मान लीजिए कोई ले जाए और मुझे पकड़ ले जाए और अपने घर में डाल दे। मैं अपना ही एग्जांपल लूंगा, आपका तो नहीं ले सकता। और 3 दिन तक मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, 1 दिन तक, और एकदम अंदर डाल दिया है, खाना भी दे देता है और मेरा फोन वोन भी बंद है। अगर मेरा कोई शुभचिंतक होगा तो पूछेगा, ही अंगद सर आप पॉलिटी पढ़ाते थे, कहां गए 3 दिन से? वीडियो ही नहीं आ रहा है। तो कोई आप में से सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, कहेगा कि हमारे आदरणीय अंगद सर, ऐसा तो कह सकता हूं ना, इतना सम्मान तो आप लोग मेरा करेंगे ही, मैं मानता हूं, कहां है? तो न्यायपालिका कहेगी पुलिस से, हे पुलिस प्रशासन, अंगद या इन अंगद सर को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। पुलिस की आत्मा फूल जाएंगे। अब ढूंढे कहां? पहले तो जेल में देखेंगे, कहीं पुलिस ने इनको अवैध रूप से जेल में तो नहीं रख दिया, और जेल में नहीं है तो अब निजी कस्टडी में होती है, प्राइवेट कस्टडी में भी हो सकता है व्यक्ति। लेकिन इनमें निजी रूप से बंधक यानी कैसे? अवैध रूप से, इलीगल फॉर्म में अवैध रूप से बंधक हो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो, नीचे दिख रहा है या नहीं? अवैध, अवैध का मतलब क्या होना चाहिए? बोले इलीगल। इलीगल अगर आपको बंधक बना दिया गया है, अवैध रूप से, इलीगल रूप से अगर आपको बंधक बना दिया गया है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका से कह सकती है कि सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। और इसका अर्थ होता है यू मे हैव द बॉडी। बोले और क्यों प्रस्तुत करके क्या करो? बोले गिरफ्तारी का कारण बताओ, गिरफ्तारी का कारण बताओ, कारण बताओ क्यों गिरफ्तार किया है इनको। और ये हम देखे भी थे कि 24 घंटे के अंदर यात्रा समय को छोड़ करके निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाए, अगर आपको डिटेन किया गया है तो। अगर निवारक निरोध वाला केस है, कोई एकता और अखंडता से, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या अन्य कानूनों से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उस मामले में अधिकतम बंधक की सीमा थी, अपने देखा था आर्टिकल 22 निवारक निरोध से संरक्षण। किंतु गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा और उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। हैबियस कार्पस न्यायपालिका किसके विरुद्ध? कार्यपालिका के विरुद्ध कह सकती है। अभी हाल ही में मामला आया, मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसमें एक विशेष पार्टी के 22 विधायक बेंगलोर में बताए गए मीडिया के माध्यम से कि बेंगलोर में है। उसमें ग्वालियर के एक विधायक आदरणीय श्री गोयल साहब थे, तो लोगों ने उनके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी, क्योंकि उनका मोबाइल नहीं लग रहा था। उनके क्षेत्र के लोगों ने, मामला आया यहां पे ग्वालियर में आया। ग्वालियर पूर्व से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, अभी तो नहीं है विधायक, पार्टी छोड़ दिया उन्होंने। अब यह ग्वालियर में लोगों ने याचिका लगाई कि आदरणीय श्री मुन्नालाल गोयल जी, फॉर एग्जाम्पल, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां हैं? हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। न्यायपालिका ने सुनवाई की हैबियस कॉर्पस के तहत, लेकिन मुन्नालाल गोयल साहब ने अपने बच्चे को फोन कर दिया, भैया मैं बेंगलोर में हूं। तो उनका बच्चा न्यायपालिका में प्रस्तुत हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है आदरणीय न्यायपालिका, हमारे पापा सुरक्षित हैं, उनका फोन आ रहा है हमारे पास। इस शुभचिंतक ऐसे ही
अनावश्यक रूप से पार्टी विशेष के लोग हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने हैवियस कॉर्पस लगा दिया है। तो न्यायपालिका ने जिन्होंने हैवियस कॉर्पस लगाया उन पर जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि वो इलीगल नहीं था, वो उनका घर वालों से कनेक्टिविटी थी। अगर वो घर वालों से कनेक्टिविटी नहीं होती और उनका बेटा भी यही कहता कि हमारे पापा का कोई अता पता नहीं है, तो न्यायपालिका हैवियस कॉर्पस के माध्यम से कार्यपालिका को क्या देती? आदेश देती। कुछ समय पहले एक प्रकरण आया, उदाहरण देना पड़ेगा। वैसे मैं व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष का नाम लेने से बचता हूं, क्योंकि पहला एथिक्स का पहला तो सिद्धांत ये तटस्थता होनी चाहिए। एक मामला आया कुछ समय पहले, जो लोग राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो, नहीं रखते हो, तब भी पूरे देश का मामला बन गया था। वो एक मामला आया भमरी देवी प्रकरण। भमरी देवी प्रकरण, राजस्थान की एक महिला थी, और महिला क्या थी? अत्यंत सुंदर महिला थी। भमरी देवी अत्यंत सुंदर नर्स थी, अत्यंत सुंदर। और जो सुंदरता होगी तो लोग आकर्षित होंगे। एक आदरणीय मंत्री जी इनके प्रति आकर्षित हो गए। किसके प्रति? भमरी देवी के प्रति एक मंत्री जी आकर्षित हो गए। और भमरी देवी जो सामान्य नर्स थी, उनका जीवन, जब मंत्री जी की कृपा हो जाए, मंत्री जी की कृपा भमरी देवी पे हो गई या भमरी देवी की कृपा मंत्री जी पे हो गई, पता नहीं, मतलब दोनों के मध्य मित्रता हो गई, घनिष्ठता हो गई। उस घनिष्ठता के चक्कर में भमरी देवी का वर्चस्व राजस्थान में बहुत बढ़ गया। एकदम बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और सुंदर तो थी वो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में एकदम बढ़िया आई। अब उनको लालच आ गया। लालच की वजह से उन्होंने मंत्री जी को फंसाने की कोशिश की, और कुछ वीडियो वायरल हुए आपत्तिजनक, और मंत्री जी को वो क्या करने लगी? ब्लैकमेल करने लगी कि अगर आप इतना पैसा हमको देंगे, नहीं तो हम आपके वीडियो वायरल कर देंगे। आपने जो हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण पल बिताए, जैसे अभी हनी ट्रैप कांड भी मध्य प्रदेश में हुआ। भमरी देवी को कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने, एक निर्जन स्थान पर जाकर मार डाला। टुकड़े टुकड़े कर दिए शरीर के। ये पहले पता नहीं था अपने को। पहले तो भमरी देवी मिल नहीं रही। उनके पति को, कई लोगों ने कहा उनके पति को चिंता नहीं हुई थी क्या कि भमरी देवी घर में नहीं है। पति ने कहा ये तो उनका रोज का ही काम था, अगर 8 दिन 4 5 7 दिन तक अगर वो घर पे नहीं आती तो हम ये मानते ही थे कि वो पॉलिटिक्स में है, कहीं बिजी होंगी, व्यस्त होंगी। लेकिन जब भमरी देवी 8-10 दिन तक घर वापस नहीं आई तो भमरी देवी के पतिदेव ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। काय की रिपोर्ट? गुमशुदगी, कि हमारी आदरणीय पत्नी जी खो गई हैं, आ नहीं रही घर पे। और इस जैसे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और नहीं मिली, मामला हाईलाइटेड हो गया, अखबारों में आने लगा। उसी समय न्यायपालिका में याचिका लगा दी। क्या याचिका लगाई? हैवियस कॉर्पस। बोले भमरी देवी को हैवियस कॉर्पस जैसी रिट जारी की। किसने जारी की? न्यायपालिका ने। और कहा, राजस्थान के डीजीपी को कहा कि भमरी देवी को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। कैसे? बोले सशरीर। अब भमरी देवी का शरीर हो तब ना, बोलो शरीर तो था ही नहीं। सशरीर प्रस्तुत किया जाए, हैवियस कॉर्पस। डीजीपी ने कहा अगर शरीर नहीं होगा तो क्या करेंगे? न्यायपालिका ने क्या कहा मित्रों, आप लोग देखेंगे अगर उस समय का वृतांत। हैवियस कॉर्पस के तहत आदेश दिया कार्यपालिका को। न्यायपालिका ने कहा भमरी देवी को क्या हो गया? आसमान निगल गया या जमीन ने उनको अवशोषित कर लिया, कहीं तो होंगी, उनके अवशेष तो होंगे, उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। हैवियस कॉर्पस के तहत इस तरह की याचिका जारी की जा सकती है। उसके बाद डीजीपी एक्शन में आए, पुलिस प्रशासन एक्शन में आया और भमरी देवी के जो शरीर के टुकड़े टुकड़े थे वो वहां से
प्राप्त किए गए। जब दबाव डाला गया तो बताया लोगों ने कि हाँ गाड़ दिया था मार के, उसको प्राप्त किया गया। तो न्यायपालिका की रिट यानी मौलिक अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप सशरीर आपको प्रस्तुत करें। शरीर लेने का यानी जान लेने का अधिकार किसी के पास नहीं, और जान लेने का अधिकार तो दूर हो गया, अवैध तरीके से बंधक बनाने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। बोले जेल में, हाँ अगर फौजदारी मामला है या न्यायालय या संसद की अवमानना आपने की है, आपके पास कोई प्रकरण अगर दर्ज है, अपवाद क्या हो सकता है, अगर आपके पास कोई प्रकरण दर्ज है, अपवाद क्या हो सकता है, इसका प्रकरण अगर दर्ज है, कोई न्यायालय की अवमानना की है आपने, अवमानना की, लीगल आप अंदर हैं, न्यायालय या संसद की अवमानना की है, और क्या किया है, या आपके पास फौजदारी का कोई मामला लंबित है, फौजदारी का प्रकरण है, फौजदारी का मामला है, तो आपको वैध तरीके से तो प्रिजन में डाला जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। अब आपके खिलाफ सजा ही हो गया है तो आप जेल में ही जाइएगा। अब आप ये मत कहिएगा न्यायालय से कि हे न्यायालय हमको हैबियस कॉर्पस दे दीजिएगा, इसको रिलीज करवाते हैं। और भंवरी देवी के प्रकरण से बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट थी बड़ी पॉपुलर हो गई। बोले ये बोलते हैं दिस देयरफॉर दिस इज द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? इस याचिका को हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इस तरह रिट जो जारी करता है, याचिका आप लगाइएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जहां आप गए हैं वो आपको रिमेडी देगा, उपचार करेगा। रिमेडियल इंस्टीट्यूशंस है ना ये। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पुलिस में, थाने में जाते हैं तो रेमेडी के लिए, उपचार के लिए कि हमको कोई शोषित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है तो उससे हमें मुक्त होना है। न्यायपालिका में जाते हैं हम किसी उपचार के लिए। अस्पताल में काय के लिए जाते हैं? रेमेडी के लिए। बोले बुखार आ गया, डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने पैरासीटामोल दिया, अन्य बीमारी है उसका निराकरण किया, शरीर स्वस्थ हो गया। इसी तरह से जब आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं तो मानसिक स्वस्थ होने के लिए कहाँ जाते हैं? आप जेल में जाते हैं। तो जेल भी तो समाज का ही एक अंग है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का उपचार करेगा। तो लेकिन वो अवैध तरीके से नहीं, गंदी बात, कारण बताना पड़ेगा न्यायपालिका को, इनने ये अपराध किया है, दैट्स व्हाई। तो इसलिए हैबियस कॉर्पस किसी भी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका कह सकती है। दूसरी जो रिट है वो दूसरी रिट क्या है बेटा? परमादेश, मैंडामस। दूसरी तरह की जो रिट जारी की जा सकती है, जारी की जाती है, न्यायपालिका जारी करती है, वो रिट क्या है बेटा? परमादेश। परमादेश। और परमादेश को हम लोग क्या बोलेंगे? मैंडामस। अंग्रेजी भी लिखेंगे, आज हम अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। मैंडामस, परमादेश। मैंडामस का अर्थ क्या होगा? अंग्रेजी में लिखेंगे बी कमांड। बी कमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडामस? बी कमांड। सिंपल वर्ड लिख के आता है यूपीएससी में, लोग गुमराह हो जाते हैं लाला, ऑब्जेक्टिव सवाल ठीक से नहीं कर पाते। आप लोग करेंगे। परमादेश का मतलब होता है बी कमांड। इसका मतलब यह होता है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? अर्थात हम आदेश देते हैं। आदेश देते हैं। आदेश देते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। हम आदेश देते हैं। बोले कौन आदेश दे रहा है? न्यायपालिका कार्यपालिका को या विधायिका को आदेश दे रही है। कौन आदेश दे रहा है? बोले न्यायपालिका। रिट जारी कौन करेगा? क्यों बेटा, रिट कौन जारी करेगा? न्यायपालिका। बोले किसको आदेश दे रही है? न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका को? कार्यपालिका या विधायिका को आदेश दे रही है। आदेश देती है। अच्छा बताओ, आदेश दिया कब जाता है? कब दिया जाता है? किसके विरुद्ध आदेश देती है? बोले सरकार। न्यायपालिका किसको आदेश दे सकती है? बोले सरकार को। और बोले किसको? किसी भी कॉरपोरेशन को, निगम को। और बोले किसको दे सकती है आदेश? न्यायपालिका किसको आदेश दे सकती है? बोले सार्वजनिक प्राधिकरणों को, पब्लिक अथॉरिटी को।
पब्लिक अथॉरिटी यानी सार्वजनिक प्राधिकरण को ये आदेश जारी कर सकती है। क्या जारी कर सकती है? हम पेन की स्याही बदल देंगे, आदेश जारी करती है। सार्वजनिक प्राधिकरण आदि इनका आदेश जारी करती है। बोले आदेश कब जारी करती है? जब यह सार्वजनिक कार्य को करने में असफल हो जाते हैं। नहीं तो न्यायपालिका को कोई लेना देना नहीं है, उनका काम तो यह न्यायिक समीक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू करना, न्यायिक निर्णय देना। आदेश कब देती है? जब ये लोग क्या, जब कार्यपालिका या विधायिका सार्वजनिक कार्य करने में असफल रहते हैं। सार्वजनिक कार्य करने में असफल रहते हैं, तब आदेश देती है। When they becomes fail to do the public work, तब आदेश देते हैं। लेकिन कोई जाए कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली देखो, उदाहरण के रूप में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा तो प्रवासी मजदूरों की समस्या आई और प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया, किंतु पूर्णतः व्यवस्था नहीं कर पाई और जगह जगह से ये खबरें आने लगी कि सरकार मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए अभी वर्तमान में ही प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में किसके संदर्भ में बेटा? प्रवासी मजदूरों के संबंध में ये खबर आने लगी कि इनसे किराया लिया जा रहा है और इनको भोजन की भी समुचित व्यवस्था नहीं हो रही। और ये भोजन की व्यवस्था करना और उनको उनके घर तक पहुंचाना, ये कार्य किसका है? कार्यपालिका का है, कार्यपालिका का है। लेकिन कार्यपालिका इस कार्य को समुचित तरीके से नहीं कर पा रही थी, बार बार खबरें आ रही थी, तो न्यायपालिका ने संज्ञान लिया मामले का और न्यायपालिका ने आदेश जारी किया, हे सरकार, कौन सी सरकार? बोले हे सरकारों, चाहे आप केंद्र की हो या राज्यों की हो, एक बात को जरा गौर से सुनो। बोले क्या? बोले हम आदेश देते हैं, वी कमांड। बोले क्या? बोले प्रवासी मजदूरों से ना तो किराया लिया जाए, ना और उनको भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करके उनको अपने घर तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाए। ये आदेश दिया। किसने आदेश दिया? अभी अभी आप देख रहे हैं, न्यायपालिका ने आदेश दिया। जो लोग न्यूज देखते होंगे, वी कमांड यानी प्रवासी न्यायपालिका ने क्या आदेश दिया? बोले निःशुल्क भोजन, पहली बात निःशुल्क भोजन प्लस निःशुल्क यात्रा। कहां तक? बोले घर तक पहुंचाओ, आदेश दिया। किसने आदेश दिया? न्यायपालिका ने। परमादेश, बी कमांड, आदेश दिया। क्यों? क्योंकि सरकार इन मजदूरों की व्यवस्था करने में न्यायपालिका को यह लगा कि कार्य पूरा नहीं हो रहा है, असफल हो गई है। एक और प्रकरण आया कुछ समय पहले, रिसेंट ही है, पुरानी सरकारों में, और प्रकरण यह आया, 3 तलाक का मुद्दा निकल के आया। कौन सा मुद्दा? परमादेश के तहत 3 तलाक। 3 तलाक का मुद्दा था मुस्लिम महिलाओं के लिए कि पति आके 3 बार बोल दें तलाक तलाक तलाक, अलग हो गए। बड़ी अजीब परंपरा थी, ऐसा लग रहा था कि मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। अमेकस क्यूरी आदरणीय श्री सलमान खुर्शीद बनाए गए, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर विचार विमर्श किया और निर्णय सुनाया, आदेश दिया। बोले हम आदेश देते हैं सरकार को, क्या? कि बोले इस निश्चित समय अवधि में 3 तलाक पर कानून बनाया जाए, और अगर आपने कानून नहीं बनाया तो हम बनाएंगे, हमको बताओ। यानी आदेश किसको दिया? लाला विधायिका को। बोले कानून बनाओ 3 तलाक पे, समुचित कानून। कैसा कानून?
बोले समुचित, समुचित कानून, सुनवाई के बाद। और यदि आपने कानून नहीं बनाया 3 तलाक पे, तो कानून कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। सरकार को लगा कि अगर न्यायपालिका कानून बनाने लगेगी तो विधायिका का काम खत्म हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, पृथक्करण नहीं रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं रहेगा, कानून बनाया। अभी राम मंदिर मुद्दे पर जो आदेश आया वो यही आदेश था कि इतने निश्चित समय अवधि में राम मंदिर ट्रस्ट बनाइए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को 5 एकड़ जमीन दीजिए। बी कमांड, परमादेश, यानी जब सरकारें, याद रखिए एक ही बात, जब कार्यपालिका या विधायिका सार्वजनिक कार्य को करने में असफल रह जाती है, विधायिका कानून बनाने में असफल रह जाए, विधायिका कानून बना ही नहीं पाए, तो न्यायपालिका आदेश दे सकती है बी कमांड, परमादेश या रिट के तहत कि अगर आप बना लीजिए 3 महीने में, नहीं तो फिर हमको बताइए, हम आएंगे, हम बनाएंगे कानून। तो विधायिका कहती है ना 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 ना, अगर आप कानून बना देंगे हमारा क्या होगा आदरणीय न्यायपालिका, हम आपकी निश्चित समय अवधि में ये कार्य करके देंगे। और ऐसे प्रवासी मजदूरों के संबंध में सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं की और उनको पहुंचा। ये परमादेश याचिका रिट के तहत होता है। तो इस तरह से परमादेश जो रिट है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और या विधायिका के विरुद्ध जारी कर सकती है। तीसरे जो प्रकार की रिट है वो क्या है मित्रों, हम लोगों ने पढ़ी भी है। तीसरे प्रकार की रिट है अधिकार प्रक्षा। कौन सी रिट है? हेडिंग लगाएंगे, अधिकार प्रक्षा। कौन सी प्रक्षा? अधिकार प्रक्षा। अर्थात इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा रिट का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? ये पहली बात तो ये कौन जारी करता है? न्यायपालिका। किसके विरुद्ध? बोलो, कार्यपालिका या विधायिका के विरुद्ध। इसको जारी करने का अधिकार किसको? वही न्यायपालिका। न्यायपालिका जारी करेगी। किसके विरुद्ध जारी करेगी? कार्यपालिका या विधायिका के विरुद्ध। कार्यपालिका या विधायिका के विरुद्ध जारी करेगी, या विधायिका के विरुद्ध जारी करेगी। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसका अर्थ क्या होता है क्यों वारंटों का? वाई व्हाट वारंट। अंग्रेजी में अर्थ देखेंगे, यूपीएससी में सीधा सीधा शब्द यही आता है। क्या अर्थ होता है इस अधिकार प्रक्षा का? वाई व्हाट वारंट। वाई व्हाट वारंट, वारंट। और इसका मतलब क्या होगा? और व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी, यह भी इसका अर्थ होता है। वाई व्हाट वारंट और व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? इसका अर्थ यह होता है, कोई पूछती है किसी संस्था से कि इस व्यक्ति को इस पद पर अगर आपने बिठाया है तो किस अधिकार से बिठाया है। बोले तुम्हें क्या अधिकार है, तुम्हें क्या अधिकार है इस पद पर रहने के लिए, इस पद पर रहने का तुमको क्या अधिकार है। बोले कब? ये कब जारी करता है? जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठ जाता है, या जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद को गैर कानूनी तरीके से ग्रहण कर लेता है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है? रहने का। कब? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक पद पर बैठ जाए, सार्वजनिक पद को ग्रहण कर ले, गैर कानूनी तरीके से। समझिए, अधिकार पक्ष का मतलब होता है भाई व्हाट वारंट, व्हाट इज योर अथॉरिटी, तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हें क्या अधिकार है इस पद पर बने रहने का। कब? जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठ जाए, तो न्यायपालिका इस तरह की या रिट जारी कर सकती है।
अब मान लीजिए मैं कलेक्टर बन जाऊं, इंदौर कलेक्टर बना दिया मुझे, तो न्यायपालिका पूछेगी इन प्रोफेसर साहब को किस अधिकार से कलेक्टर बना दिया। सरकार कहेगी प्रोफेसर हैं, अच्छा संविधान पढ़ाते हैं, ज्ञान है, दिखने में थोड़ा कम अच्छे हैं तो क्या है, ज्ञान तो है। सरकार कहेगी नो नो नो, गंदी बात। क्यों? क्योंकि कलेक्टर बनने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होना अनिवार्य है। बोले क्या इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की? बोले नहीं की, मेहनत तो पूरी की, शिद्दत से, सफलता नहीं मिली, ज्ञान तो था। तो न्यायपालिका कहेगी इस बात का कोई महत्व तो नहीं है, इतिहास में किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसा होता तो हम ये कर देते, ऐसा होता तो हम वो कर देते, ना ना, अभी क्या हो ये बताओ, किस अधिकार से आपने इनको कलेक्टर बनाया? क्योंकि हमने उस पद को गैर कानूनी तरीके से हासिल कर लिया। हम प्रोफेसर है तो अब नहीं पूछेगी न्यायपालिका, क्योंकि प्रोफेसर है तो बता देगा हमारा जो एम्प्लॉयर है, हमारा कॉलेज बता देगा ये अमुक व्यक्ति है, ये निर्धारित योग्यताएं पूरी करता है, रिटन एग्जाम पास किया इसने, साक्षात्कार पास किया और पढ़ा रहा है, जो निर्धारित योग्यता थी प्राध्यापक बनने की, प्रोफेसर बनने की, वो पूरी कर रहा है। अब कलेक्टर साहब को प्रोफेसर बना देता, कई कलेक्टर तो प्रोफेसर बनने के योग्य भी हैं, वो योग्यताएं रखते हैं, डॉक्टरेट है, पीएचडी उपाधि धारण किए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका एकेडमिक में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, केवल स्नातक बनने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर लिए, तो अगर उनको प्रोफेसर बना दिए तो न्यायपालिका पूछे किस अधिकार से, क्या अधिकार है तुमको ये इस पद पर बने रहने का? इस को हम अधिकार कक्षा के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक मामला आया, पूर्व में सरकार में सीवीसी की नियुक्ति हुई, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी का मतलब होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और इस पे आदरणीय श्री पीजे थॉमस जी की नियुक्ति हो गई। पीजे थॉमस एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे और सीबीसी की नियुक्ति करने में एक समिति होती है, उस समिति में विपक्ष का नेता भी रखा जाता है, प्रधानमंत्री रहते हैं उसके अध्यक्ष। और उस समय तत्कालीन विपक्ष की नेता थी आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, आज हमारे बीच में नहीं है। सुषमा स्वराज जी ने इनकी नियुक्ति का घोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि इन पर कुछ भ्रष्टाचार के मामले लंबित थे, भ्रष्टाचार के मामले लंबित थे। भ्रष्टाचार के मामले क्या थे बेटा? भ्रष्टाचार के कुछ मामले थे, वो क्या थे? लंबित थे, पेंडिंग में थे, प्रकरण चल रहा था। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उस समय तत्कालीन उस समिति में कहा कि मैं इनके सीवीसी बनाने के पक्ष में नहीं। चूंकि निर्णय उस समिति में बहुमत से लिए जाते थे, तो उनके विरोध के बावजूद पीजे थॉमस जी की नियुक्ति सीवीसी पर हो गई। कुछ समय बाद लोगों ने याचिका लगा दी कि इनसे पूछो किस अधिकार से ये इस पद पे हैं। और जब क्यो वारंट रिट जारी की गई, पीजे थॉमस जी से पूछा गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही भ्रष्टाचार के मामले हैं, आपके ऊपर ही भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो आप भ्रष्टाचार की सुनवाई कैसे करोगे? और पीजे थॉमस जी की नियुक्ति को रद्द करना पड़ा उस समय, तत्कालीन समय में। समझ रहे हैं ना बात को? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यानी कोई व्यक्ति किस पद पर अगर गैर कानूनी तरीके से किसी पद, यानी कैसा पद होना चाहिए? सार्वजनिक पद होना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में जो काम करने वाली, खाना बनाने वाली जो आंटी जी आती हैं और वो आप पर अधिकार परीक्षा आप जारी कर दे, कोई न्यायपालिका कहे आपने किस अधिकार से इनको खाना बनाने के लिए अपॉइंट किया, ना, गंदी बात।
क्योंकि आपके यहां खाना बनाना कोई सार्वजनिक पद नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, उस समय नहीं पूछ सकता। तो क्यो वारंटो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही जारी की जा सकती, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही जारी की जा सकती, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इसको जारी नहीं भी किया जा सकता। पहली बात, जिस पद की आप बात कर रहे हैं, जिस पद पर जो व्यक्ति बैठा है, क्यो वारंटो किस परिस्थिति में, ये कई बार पूछ सकते हैं सवाल, और ये जब सवाल पूछा जाता है तो इसको कठिन सवाल मान लेते हैं, लेकिन ये कठिन होता नहीं है, आसान है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। बोले क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा किस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में जारी की जा सकती है, जारी की जा सकती है मित्रों, किस परिस्थिति में जारी की जा सकती है। नंबर 1, जो पद है जिसकी बात कर रहे हैं वो सार्वजनिक पद हो। कैसा पद हो? सार्वजनिक पद, सार्वजनिक पद हो, और इस पद का जो निर्माण है वो या तो सांविधिक रूप से हुआ हो, सांविधिक रूप में, या संवैधानिक रूप में, संवैधानिक रूप में। सांविधिक रूप का मतलब क्या होता है? दोनों समझिए, दोनों अलग नहीं है, नहीं तो आप समझिए कि सर ने यहां ना लिखना भूल गए। ना, इतना भी नहीं भूलते हैं, नहीं, आप समझिए कि उम्र का असर होने लगा है सर पे। सांविधिक का मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? संसद में अधिनियम पारित करके पद का सृजन, संसद में अधिनियम पारित करके, अधिनियम पारित करके, क्या पारित करके मित्रों? अधिनियम पारित करके पद का सृजन, पद का सृजन, उसे बोलेंगे स्टैट्यूटरी। संसद में अधिनियम पारित करके, अखिल भारतीय सेवा संसद ने सृजित की, संविधान में भी है, या अगर संसद ने पारित किए तो उस पद का उल्लेख संविधान में हो, उस पद का उल्लेख कहां हो बेटा? संविधान में हो, संविधान में हो। कहां हो पद का उल्लेख? बोलो ना, संविधान में। पहली बात क्या होनी चाहिए? सार्वजनिक पद होना चाहिए, और उस पद का जो निर्माण है या तो संसद में किसी अधिनियम के द्वारा होना चाहिए पारित करके, या उसका उल्लेख कहां हो? संविधान में हो। बात एकदम स्पष्ट है। अब मान लीजिए राज्यपाल का पद है, संविधान में है या नहीं? बोलो। अब राज्यपाल किसी को भी बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री जी की सलाह पे या उनके रिकमेंडेशन पे, या सलाह ही मान लीजिए राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो उसमें न्यायपालिका अब यह नहीं पूछ सकती कि आपने किस अधिकार से इस पद पर राज्यपाल के रूप में इनको बिठा दिया है। वाई व्हाट अथॉरिटी? क्यों? राज्यपाल के अलावा कई और भी पद है। क्यों? वे पद जो किसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हो। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? बोलो। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यदि प्रसाद पर्यंत कोई पद धारण करता है तो उस पद के विरुद्ध अधिकार परीक्षा जारी नहीं की जा सकती। यदि प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तब अधिकार परीक्षा जारी नहीं की जा सकती। अधिकार परीक्षा जारी नहीं की जा सकती मित्रों, नहीं की जा सकती। अगर कोई पद ऐसा है जो प्रसाद पर्यंत नहीं है, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है,
अधिकार पक्ष जारी नहीं हो सकती है। अब राज्यपाल किसी को भी बना जा सकता है, मुझे भी राज्यपाल बना सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी कि आप जाइएगा, इस स्टेट के राज्यपाल है। तो अब न्यायपालिका मुझसे ये नहीं पूछेगी कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, मैं कहूंगा माननीय आदरणीय महामहिम साहब ने मुझे भेजा है। बोले तुम्हारी योग्यता है क्या? बोले योग्यता जरूरी नहीं है, इट इज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बोलो ना, मंत्री किसी को भी बना जा सकता है, क्योंकि मंत्री क्या करते हैं? प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी सदन का सदस्य होना चाहिए 6 माह के अंदर। और उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि ये फलाना आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो इसको क्यों बना दिया गया मंत्री। ना ना ना, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तो अधिकार पक्षा रिट जारी नहीं की जा सकती। मंत्री जी भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और दूसरा क्या है, अधिकार परीक्षा तभी जारी की जा सकती है जब संविधान या कानून का विरोध हुआ हो या कानून का उल्लंघन हुआ हो। निश्चित नियत कानून है, संविधान का उल्लंघन हुआ हो, संविधान का विरोधाभास हो, यानी अधिकार परीक्षा जारी करने की दूसरी किस परिस्थिति में जारी की जा सकती है? यहां तो नहीं है, नहीं है। किसकी की जा सकती है? बोले संविधान का विरोधाभास हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, संविधान का विरोधाभास हुआ हो। विरोधाभास, संविधान के अगेंस्ट गए हो, संविधान का विरोधाभास हुआ हो, संविधान की या कानून की, जो आपने कानून बनाया है संसद में, उसके अगेंस्ट चले गए, उसके विरुद्ध चले गए, तो आपने अधिकार परीक्षा जारी कर सकते हैं। समझ गए? ये जो रिट है वो न्यायपालिका किसके विरुद्ध जारी करती है? कार्यपालिका या विधायिका के विरुद्ध। लेकिन इस परिस्थिति में जारी नहीं की जा सकती जब आप प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और इसमें यही पूछते हैं, वाई व्हाट वारंट, वाई व्हाट वारंट, किस अधिकार से आपने इस कार्यालय के पद पर कार्य कर रहे हैं? किस अधिकार से? हम कहेंगे हमने परीक्षा पास की, ओके। अब कोई कई हमारे आप देखते हैं ना, फर्जी एसडीएम और डीएसपी फर्जी आईएएस पाए जाते हैं। कई अखबारों में खबर आती है, पकड़े गए आईएएस बने थे, गाड़ी पे लिख लिया कलेक्टर, आई कार्ड यू बना लिया। बोले क्यों, कहाँ के कलेक्टर हो, कब परीक्षा पास की, यूपीएससी कौन से बैच के हो? बोले वो तो प्री भी नहीं निकला। नहीं निकला तो चलो हटो। वाई व्हाट वारंट, वाई व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग सच टाइप ऑफ टर्म। तो दिस इज द थर्ड रिट। चौथी रिट कौन सी मित्रों? चौथी रिट कौन सी है? चौथी रिट है आपकी उत्प्रेषण। मैंने बताया था चौथी और पांचवी दोनों तरह की जो रिट हैं, चौथी रिट उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, चौथी रिट उत्प्रेषण। सरसरी, सर्टरी, उत्प्रेषण। ये रिट किसके विरुद्ध जारी की जाएगी? न्यायपालिका ही न्यायपालिका के लिए जारी करेगी, यानी उच्च न्यायपालिका अपनी अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए। कौन जारी करेगा? बोले उच्च न्यायपालिका। किसके विरुद्ध जारी करेगी? वर्सेस किसके विरुद्ध? अधीनस्थ न्यायपालिका के विरुद्ध। अधीनस्थ न्यायपालिका के विरुद्ध जारी करेगी। उच्च न्यायपालिका अधीनस्थ न्यायपालिका के विरुद्ध इस तरह की रिट जारी करेगी। इसका मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? और इसमें समझिए, अधीनस्थ उच्च न्यायपालिका का मतलब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एससी, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाँ, बड़ी न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए, या और किसके लिए जारी कर सकती है? ट्रिब्यूनल के लिए। इसमें ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्प्रेषण रिट न्यायपालिका के साथ साथ किसके लिए जारी हो सकती है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब प्राधिकरण के लिए, प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए। ये उत्प्रेषण रिट जो जारी की जा सकती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए भी जारी की जा सकती है, प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में यह फैसला दिया।
पहले नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में कहा कि ये जो सैटोरेरी उत्प्रेषण है, यह रिट प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की। ट्रिब्यूनल 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 जब मामला किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो। कब? जब मामला किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो। जब मामला किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो तो यह प्रशासनिक अधिकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और कौन जारी करेगा? जारी तो न्यायपालिका ही करेगी। और ये क्वेसी ज्यूडिशियल अथॉरिटी, ध्यान दीजिए, क्वेसी ज्यूडिशियल अथॉरिटी, क्वेसी अंग्रेजी लिखेंगे, ज्यूडिशियल अथॉरिटी, अर्ध न्यायिक निकाय, पूर्णतः न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक निकाय। यूपीएससी में तो ये सब पद ही हैं, सांविधिक निकाय, क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये क्वेसी अर्ध न्यायिक निकाय। तो ये उच्च न्यायपालिका अपनी अधीनस्थ न्यायपालिका के विरुद्ध भी, प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी और क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी के विरुद्ध भी जारी कर सकती है उत्प्रेषण रिट को। इस उत्प्रेषण रिट का अर्थ क्या होता है मित्रों? क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब होता है और अधिक सूचित करना। और अधिक, हिंदी में क्या लिखेंगे? और देखो हिंदी में भाषा कई बार संदिग्ध हो जाए। और अधिक सूचित करना, और अधिक सूचित करना, और अधिक सूचित करना। इसका मतलब क्या है? जब अधीनस्थ न्यायपालिका किसी मामले में निर्णय दे देती है, जब अधीनस्थ न्यायपालिका किसी मामले में निर्णय दे देती है, यहां पे लिखेंगे कब कब सूचित करना? जब अधीनस्थ न्यायपालिका किसी मामले में आदेश या निर्णय दे देती है, आदेश या निर्णय दे देती है, और उच्च न्यायपालिका को लगता है कि यह निर्णय उचित नहीं है, इस निर्णय को बदलने की आवश्यकता है। समझिए, उत्प्रेषण में उत्प्रेषण तभी, यानी सरसरी तभी जारी की जाती है जब डिसीजन अनाउंस हो जाए किसी मामले का अधीनस्थ न्यायपालिका में। और अगर उच्च न्यायपालिका को यह लगता है यह निर्णय उचित नहीं है, इसमें सभी तथ्यों को देखा नहीं गया है, उनको भली भांति परखा नहीं गया है, तो ये उत्प्रेषण के माध्यम से उस मामले को अपने पास मंगा लेते हैं, टू बी सर्टिफाइड, और प्रमाणित करते हैं, देखते हैं क्या ये निर्णय ठीक है या नहीं है। तब मामले को अपने यहां क्या करते हैं? मंगा लेते हैं। और कहा जाता है कि इसको भेजो, कहां भेजो? अधीनस्थ न्यायपालिका से कहा जाता है उच्च न्यायपालिका में भेजो। अधीनस्थ न्यायपालिका, न्यायालय इस मामले को भेजता है कहां भेजता है? बोलो, कहां भेजता है? बोलो ना बेटा। उच्च न्यायपालिका में। उच्च न्यायपालिका में। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय ने यदि किसी लंबित मामले पर निर्णय ले दिया है, अनाउंस कर दिया है, तो उस मामले को टू बी सर्टिफाइड, और अधिक सूचित करो, उसमें किसी तथ्यों की अनदेखी की गई है या उनका विश्लेषण ठीक से नहीं किया गया, या मामले के निर्णय को बदलने की आवश्यकता है,
तो उच्च न्यायपालिका अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए इस तरह की रिट जारी कर सकती है। वो कहती है, ये छोटे भैया वो मामला हमको दे दो, हम देखेंगे उसको, तुमसे कुछ गलतियां होने की संभावना रह गई है, तब इसको भेजा जा सकता है। और जारी 3 तरीके से हो सकती है। अगली जो रिट है वो क्या है बेटा? प्रतिषेध, अंतिम रिट, प्रतिषेध, प्रतिषेध। तो अगली रिट कौन सी है? अंतिम। बोले प्रतिषेध, प्रतिषेध। प्रतिषेध को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रोहिबिशन, 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 प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? बोले स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, अंग्रेजी वर्ड स्टे ऑर्डर। बोले आदेश अभी मत दो, रुको रुको रुको, आदेश मत दो अभी। यानी जारी कौन करेगा बेटा इसको? वही उच्च न्यायपालिका। उच्च न्यायालय नहीं बोल रहा हूं मैं, न्यायपालिका। किसको जारी करेगी? अपनी अधीनस्थ न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका। ये ट्रिब्यूनल के विरुद्ध जारी नहीं होती है, प्रतिषेध प्राधिकरण के विरुद्ध जारी नहीं होती है, याद रखो। प्रतिषेध किसके विरुद्ध जारी नहीं होती है? प्राधिकरण के विरुद्ध जारी नहीं होती। और इसका अर्थ क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालयों से कहा जाता है किसी लंबित मामले को, लंबित मतलब विचाराधीन मामले को बीच में ही रोकना। अधीनस्थ न्यायपालिका से क्या कहा जाता है? अधीनस्थ न्यायपालिका से न्यायपालिका से क्या 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 कहा जाता है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किसी प्रक्रियाधीन यानी पेंडेंसी केस जो है उसका ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ है, वो मामला चल रहा है, किसी लंबित मामले को, लंबित मामले को या विचाराधीन मामले को अब ऐसा क्यों करता है उच्च न्यायपालिका? ऐसा क्यों करेगी? यदि कोई न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही है, जैसे एमपी हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, तो उसकी सीमा क्या है? जुडिशियरी, उसकी न्यायिक क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश। अब राजस्थान की सुनवाई करने लगे, या अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे विषय की सुनवाई करने लगे जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, विचाराधीन मामले को जो अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बाहर उसके न्यायिक क्षेत्र में नहीं आ रहा हो, ऐसे मामले को, लंबित मामले को न्यायपालिका से कहा जाता है क्या? बोले रोको, क्या करो? रोको, प्रोहिबिट टू स्टे ऑर्डर, स्टे। बोले क्यों? बोले ना ना ना, तुम्हारा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। और कहता है, बोले फिर कहां भेजो? बोले रोको। और किसको भेजो? बोले हमको भेजो। किसको? उच्च न्यायपालिका को, न्यायपालिका को भेजो, रोको और भेजो, अपने यहां मंगा लेता है। उच्च न्यायपालिका अधीनस्थ न्यायपालिका से ऐसे मामले को जो लंबित है, जिसमें निर्णय आया नहीं है अभी, और यदि वो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, बाहर का मसला है, तो उसको उच्च हायर जो जुडिशियल बॉडी है वो अपने यहां बुला लेगी,
और उस पर सुनवाई करेगी, सुनवाई करेगी। ये मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी और राष्ट्रीय विषय की जो महत्व, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय है, यानी किसके संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी, प्लस राष्ट्रीय महत्व के विषय के संदर्भ में भी, विषय के महत्व के संदर्भ में भी। संदर्भ में भी सुनवाई की जा सकती है, इस तरह की रिट जारी की जा सकती है, रिट जारी की जा सकती है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, मसला अंतर क्या है, अब दोनों में अंतर क्या है, बोले प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, बताओ। अगर मैं आपसे एक लाइन में ये अंतर पूछूं कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है, बोले प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, बोले प्रोहिबिशन और कौन, बोले सर्टियोरियरी, सर्टियोरियरी। दोनों में अंतर क्या है, पहली बात तो ट्रिब्यूनल के विरुद्ध जारी हो सकती है, प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, प्राधिकरण के विरुद्ध जारी हो सकती है, हो सकती है। और यह प्राधिकरण के विरुद्ध जारी, बोलो, प्राधिकरण के विरुद्ध जारी नहीं होगी, विरुद्ध जारी नहीं 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 नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है, जो अभी आपने देखा होगा, जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये देखा होगा, न्यायपालिका के विरुद्ध तो दोनों ही जारी होती है। जो महत्वपूर्ण अंतर है वो क्या है, यह रिट तब जारी होती है जब मामला विचाराधीन है, लंबित है, प्रक्रिया में है। यह रिट कब जारी होगी, जब मामला प्रक्रिया में है। मामला कहां है बेटा, लंबित है, विचाराधीन है, विचार चल रहा है इस पर, विचाराधीन है, प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है, प्रक्रिया लंबित है उसकी, तब जारी होती है। वो कहता है बीच में रोको, बीच में रोको, ओ लाला रोको, भेजो, न्यायपालिका से कहती हो भेजो। और यह उत्प्रेषण तब जारी होगी जब उस मामले का निर्णय आ चुका है। दोनों में अंतर समझिए। उत्प्रेषण तब जारी होगी जब अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है, अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है, निर्णय दे दिया है, दे दिया है। तो अब यहां पे इस निर्णय को बदलने के लिए बुलाएंगे। अगर ये निर्णय जैसे गुजरात दंगों के संबंध में सर्टियोरियरी यानी प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की थी, बोले अधीनस्थ न्यायालय यदि निर्णय ऐसा देता है जिसमें कुछ तथ्यों की अनदेखी हो गई है या निर्णय ठीक नहीं है, ऐसा लगता है उच्च न्यायपालिका को, तो ये तब जब मामले में निर्णय हो चुका है, अनाउंस्ड, ऑर्डर और डिसीजन हैज बीन अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। और यहां पे क्या है, केस इज इन पेंडिंग, ये पेंडिंग में, कहां पे, पेंडिंग। केस कैसा है बेटा, केस पेंडिंग है। और यहां पे क्या है, डिसीजन अनाउंस हो गया है, ये ध्यान रखो बस, डिसीजन अनाउंस हो गया है, अनाउंस्ड है। उस केस में हम प्रतिषेध और उत्प्रेषण को जारी कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। तो हम अगली कक्षा में इन रिट के संबंध में कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी हल करेंगे और अन्य आर्टिकल्स को देखेंगे और इस संविधान और शासन व्यवस्था की कक्षा को इसी तरह से जारी रखेंगे। और आपके सुझाव और आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत है और जुड़े रहिए प्रोफेसर अंगद ओझा के साथ संविधान एवं शासन व्यवस्था को समग्र रूप से समझने के लिए। धन्यवाद।